सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 66 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान विषय से और इसमें हम जिस पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं वह है राजनीतिक दल। तो देखिए, आज की इस वर्कशीट में हम राजनीतिक दल पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं क्योंकि ये पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं और इस पुनरावृत्ति में हम आज 3 और 5 अंकों वाले प्रश्न उत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। ये 3 और 5 अंकों वाले जो प्रश्न उत्तर हैं ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी करते समय इन प्रश्नों को ज़रूर समझें, ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसलिए इसको तो आप जरूर करें। जैसे देखिए, राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें लिख देते हैं राजनीतिक दल रैलियां निकालते हैं, राजनीतिक दल सड़कें ठीक कराते हैं, राजनीतिक दल गलियों की सफाई कराते हैं। देखिए, ये कार्य तो उनके हैं ही, लेकिन जो उनके मेन कार्य हैं ना, वो हमें लिखने होते हैं और जो हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से हैं। जैसे पहला कार्य है चुनाव लड़ना। तो देखिए, सभी राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य चुनाव लड़ना होता है। दूसरा कार्य है नीतियां व कार्यक्रम पेश करना, यानी सभी राजनीतिक दल जनता के समक्ष अपने अपने नीतियां व कार्यक्रम रखते हैं। फिर उनका काम है सरकार बनाना और सरकार चलाना। तो यानी वे राजनीतिक दल जिनको चुनाव में बहुमत मिलता है वे सरकार बनाते हैं और सफलतापूर्वक उसको चलाते भी हैं। फिर चौथा काम है कानून बनाना। राजनीतिक दलों का एक और महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना होता है, क्योंकि संसद में कानून बनाने वाले जो सांसद होते हैं ना, वो भी तो किसी न किसी राजनीतिक दल के ही सदस्य होते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों का ये महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। और अंत में 5वां जो कार्य है वो है विपक्ष की भूमिका। जैसे जो राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और सरकार को उनकी कमियों को बताते हैं। जैसा कि आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, जो ये किसान बिल आया है, कृषि बिल आया है, उस पर विपक्ष जो है बहुत ज़्यादा सरकार को उनकी कमियों को बता रहा है कि इस बिल में कितनी कमियां हैं। तो इस तरह से राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न है किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का क्या आधार है। यानी कोई दल हम कहते हैं वो राष्ट्रीय दल है, किसी दल को हम कहते हैं वो प्रांतीय दल है। आखिर ऐसा क्या कुछ नियम व शर्तें हैं जिसके कारण ये राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 3 अंकों का प्रश्न है। जब किसी पार्टी को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में कुल मतों का कम से कम 6% हासिल होता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर उस पार्टी को जीत मिलती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी इत्यादि। फिर प्रांतीय दल कौन से होते हैं? जब कोई राजनीतिक दल किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल मतों का 6% हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है, तो उसे प्रांतीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। जैसे समाजवादी पार्टी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी इत्यादि। फिर तीसरा प्रश्न है विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो इसका उत्तर है, देखिए, दलीय व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पूरे विश्व में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है। जैसे एक होता है एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था का मतलब है जब किसी देश में एक ही राजनीतिक दल होता है जो चुनाव लड़ता भी है और सरकार भी बनाता है, उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है चीन में एक ही दल है जो कि चुनाव भी लड़ता है और सरकार बनाता है। फिर इसके बाद है द्विदलीय प्रणाली या द्विदलीय व्यवस्था भी बोला जाता है। जब किसी देश में केवल 2 ही राजनीतिक दल होते हैं और इन्हीं के बीच चुनाव होता है और इन्हीं में से जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है, तो उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। और इसका उदाहरण है ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। और तीसरी प्रणाली या तीसरी व्यवस्था है बहुदलीय प्रणाली या बहुदलीय व्यवस्था। देखिए, जब
किसी देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, यानी कि अनेक राजनीतिक दल होते हैं और सत्ता पाने के लिए आपस में चुनावी प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। हमारे देश भारत में बहुदलीय प्रणाली या बहुदलीय व्यवस्था ही है। इसके बाद चौथा प्रश्न, ये भी पहले प्रश्न की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम्स में अक्सर आता है। वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, यानी राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं उन्हें हमें बताना है। और ये 5 नंबर का प्रश्न है। राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। जैसे पहली चुनौती होती है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। ये क्या होता है? इसका अर्थ है कि राजनीतिक दल स्वयं तो लोकतंत्र चाहते हैं, यानी देश में चाहते हैं कि लोकतंत्र हो, लेकिन खुद पार्टी के भीतर ही लोकतंत्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि वो नियमित रूप से अपने संगठन के चुनाव ही नहीं करवाते। फिर दूसरी है वंशवाद की चुनौती। जब किसी राजनीतिक दल में केवल एक ही वंश को वरीयता दी जाती है, यानी एक ही परिवार को वरीयता दी जाती है, यानी कि आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अवसर ना देकर केवल एक ही वंश के लोग या उनके रिश्तेदारों को ही चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता है, इसे वंशवाद की चुनौती कहते हैं। फिर तीसरी चुनौती है धन बल की चुनौती। धन बल की चुनौती क्या होती है? जब चुनावों में राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए धन अथवा आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसे धन बल की चुनौती कहते हैं। और ये चुनौती यानी ये कमी, चुनौती का मतलब है कमी, ये कमी लगभग सभी राजनीतिक दलों में होती है। फिर चौथी चुनौती है विकल्पहीनता, या इसको हम कहते हैं कि सार्थक विकल्पों की कमी। आमतौर पर सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम व नीतियां कमोबेश एक से ही होते हैं, और ये आपने देखा भी होगा। इसलिए जनता के सामने बहुत ही कम विकल्प होते हैं, जिसमें से उन्हें किसी एक राजनीतिक दल को ही चुनना होता है। तो ये जो कमियां, ये जो चुनौतियां हमने अभी समझी, ये सभी राजनीतिक दलों के सामने होती है और इन्हें दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर 5वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। देखिए, आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की से जुड़ी 5 बातें कोई लिखनी है आपको, तो इसमें आपको वही लिखना है। सिंपल सी बात है, इतने टिपिकल अगर आप लैंग्वेज में जाओगे तो समझ ही नहीं आएगा। तो देखिए, 5 बातें राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। दुनिया की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक, इसकी स्थापना 1885 को हुई थी, यानी ये सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। दूसरी बात यह है कि ये भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में विश्वास रखती है। फिर इसकी तीसरी जो विचारधारा है वो है कि इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के हितों का मुख्य एजेंडा बनाया है। इसका मुख्य एजेंडा क्या है? धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना। फिर चौथी जो इसकी विचारधारा है वो है यह नई आर्थिक नीतियों की समर्थक है, यानी चाहती है कि आर्थिक नीतियाँ होनी चाहिए और अपनानी चाहिए देश को। यह इस बात को लेकर भी सचेत है कि इसका बुरा असर कमज़ोर और गरीब वर्गों पर ना पड़े। तो ये मैं काट देता हूँ, ये एक्स्ट्रा है। तो ये इस तरीके की विचारधारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। फिर छठा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारधारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख विचारधारा क्या क्या हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, इसकी स्थापना 1980 को हुई थी, तो ये इसको हम आधुनिक पार्टी ही कह देते हैं। यह भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने में विश्वास रखती है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक रुझान में दक्षिणपंथी पार्टी है। देखिए, दक्षिणपंथी का मतलब होता है, एक होते हैं वामपंथी और एक होते हैं दक्षिणपंथी। तो वामपंथी तो समाजवाद को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसी में ही विश्वास रखते हैं, जबकि बिल्कुल उनके विपरीत दक्षिणपंथी होते हैं, और ऐसी ही पार्टी अपने वैचारिक रुझान से हमें लगती भी है। फिर चौथा इसका है कि यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है। और पांचवा, यह देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की पक्षधर है, यानी ये चाहती है कि सभी लोगों के लिए, देश के सभी लोगों के लिए एक जैसे नागरिक कानून होने चाहिए। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि 1990 के बाद से तो इन्हीं सरकारों ने देश को संभाला है।
क्योंकि 1990 के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में इन बड़े राष्ट्रीय दलों को राज्यों में उभरते प्रांतीय दलों का ही सहारा लेना पड़ता था। इस प्रकार प्रांतीय दलों का भी सम्मान देश की राजनीति में बढ़ा है। अब गठबंधन सरकारों के द्वारा ही देश चलाया जा रहा है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? तो देखिए, जिस राजनीतिक दल का जनाधार अपने राज्य या आस पड़ोस के राज्यों में ही हो उसे प्रांतीय दल कहा जाता है। जनाधार का मतलब लोग उसको सपोर्ट करते हो, और यानी वोट बैंक। और जब कोई राजनीतिक दल किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल मतों का 6% हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है तो उसे प्रांतीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, जैसे समाजवादी पार्टी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इसमें आपको बताना है, क्षेत्रीय दलों के बारे में बताना है, उनकी भूमिका के बारे में। तो यह कथन एकदम सही है कि भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। 1990 के आसपास प्रांतीय दलों की स्थिति अपने अपने राज्यों में और अधिक मजबूत होने लगी। फिर लोकसभा चुनावों में किसी भी एक पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण इन बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को छोटे छोटे प्रांतीय दलों का सहारा लेना पड़ा, जिसके कारण गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। विचारधारा अलग होते हुए भी पार्टियों ने गठबंधन बनाए और आम सहमति से निर्णय लेते हुए देश को चलाया। इस प्रकार लोकतंत्र तो मजबूत हुआ ही, संघवाद को भी बढ़ावा मिला। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, तमिलनाडु के किन्हीं 2 प्रांतीय दलों का नाम उनके चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए। तो देखिए, तमिलनाडु में जो 2 प्रांतीय दल हैं वो हैं, एक तो है डीएमके, जिसका पूरा नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या कशगम भी कुछ लोग बोल देते हैं, और एक है AIADMK। तो इसका जो पूरा नाम है वो है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या कशगम। तो जो डीएमके है उसका चुनाव चिन्ह ये उगता हुआ सूर्य है, और जो AIADMK है उसका चुनाव चिन्ह ये 2 पत्तियां हैं। तो इस तरह से हम इनको दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि स्रोत आधारित प्रश्न, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएंगे, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए, जो स्रोत आधारित प्रश्न है वो 4 अंकों का आता है। इसमें क्या करना है, आपको नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है, उसको आपको ध्यान से कम 2 बार पढ़ना है, जिससे आपको सारा अनुच्छेद अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो, यानी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हों, और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं और जिसकी सरकार इस समय केंद्र सरकार में है। दूसरा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे हम यूपीए भी कहते हैं, जो 2004 में जिसकी सरकार थी। और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था में बहुत घालमेल वाली जो होती है वो लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलीजुली सरकार भी बोलते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें पार्टियां भी शामिल होती हैं और देश को वो राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती हैं। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है, यानी कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको पहले कोई पूछता नहीं था, अभी उनको भी सम्मान मिल रहा है, उनको भी एक प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की ओर। तो इसका पहला प्रश्न है कि बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो देखिए, जब किसी देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, यानी कि अनेक राजनीतिक दल होते हैं और सत्ता पाने के लिए आपस में चुनावी प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसे बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है भारत। तो आप चाहे तो पैराग्राफ में से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान भाषा में आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं, उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है। नहीं, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। और चौथा प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। जो हमने गद्यांश पढ़ा उसका सार हमें लिखना है। तो देखिए,
जब अनेक राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए चुनावी प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता को पाने का प्रयत्न करते हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा देश भारत है। यहाँ पर भी अनेक पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं और सत्ता पाने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं। इसे ही गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन हैं, जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए और वाम मोर्चा। परंतु अक्सर ऐसी बहुदलीय व्यवस्था या गठबंधन वाली व्यवस्था देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक लेकर आइए। लेकिन यदि आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।